तो भाई बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी की यूनिट फर्स्ट हम लोग ने कवर कर ली थी, आपके पास है वो पूरा लेक्चर पड़ा हुआ। अब यहाँ पर बात हो रही है यूनिट सेकेंड की, और यूनिट सेकेंड में हम लोग को पढ़ना है टेरिडोफाइट्स, और यहाँ पर हम लोग वन शॉट में पूरी यूनिट सेकेंड को मतलब टेरिडोफाइट की A to Z बीएससी सेमेस्टर सेकेंड के लिए बॉटनी में यहीं पर हम लोग कवर करेंगे, जिसमें एक वीडियो में आपकी फुल यूनिट कवर हो रही है जैसे आपने पिछली यूनिट को किया था यूनिट फर्स्ट को। तो भाई टेरिडोफाइट्स में हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, और एक एक चीज को टेरिडोफाइट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो अभी यहाँ पर पहले तो देख लो कि टेरिडोफाइट में हम लोग को क्या क्या चीजों को पढ़ना है, टेरिडोफाइट में किस किस चीज की बात करनी है। पहले तो हम लोग को इस यूनिट के अंदर टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं इसकी बात करनी है, ठीक है। कोई इसको टेरिडोफाइट ना पढ़ना, टेरिडोफाइट ही पढ़ना। और भाई मेरे हिंदी मीडियम वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों में टेरिडोफाइट को टेरिडोफाइट ही कहते हैं, कोई अलग नाम टेरिडोफाइट का हिंदी में नहीं है। दूसरी चीज आपको टेरिडोफाइट के यहाँ पर जनरल कैरेक्टर मतलब सामान्य लक्षण पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको टेरिडोफाइट के यहाँ पर लक्षण पढ़ने हैं। लक्षण के साथ साथ यहाँ पर आपको टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन मतलब टेरिडोफाइट का वर्गीकरण पढ़ना है अभी मेरे साथ, ठीक है। फिर आपको जो पहला टेरिडोफाइट जिसको फॉसिल टेरिडोफाइट भी कहते हैं, फॉसिल मतलब जीवाश्म, वो पढ़ना है। कौन है? राइनिया। तो राइनिया के बारे में आपको बात करनी है कि राइनिया क्या है, राइनिया को किसने डिस्कवर करा, कौन है, क्या क्या चीजें राइनिया के अंदर होती है। फिर टेरिडोफाइट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कल आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि कौन से प्लांट ग्रुप थे जिसमें सबसे पहले टेरिडोफाइट्स आए थे, तो एक बच्चा है जिसने इसका सही आंसर दिया था, और उसका एक मिनट अभी आपको नेम बता रहे हैं, क्या नाम है, जिसने सबसे पहले इसका सही आंसर दिया था कि टेरिडोफाइट का जो आंसर दिया था, ये कोई SNAXXT करके कोई बच्चा है, ठीक है। बहुत अच्छे आंसर इन्होंने भाई साहब ने दिए हैं, और सभी लोग कोशिश करें कि इस तरीके से आप लोग भी आंसर दें जिससे पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो इन्होंने सबसे सही आंसर दिया है कि जाइलम फ्लोएम सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया वो कौन सा ग्रुप था? टेरिडोफाइट ग्रुप था। तो टेरिडोफाइट में सबसे पहले जाइलम फ्लोएम पाए गए थे। दूसरा एक क्वेश्चन कल आपसे किया गया था यूनिट फर्स्ट में कि पायरिनॉइड्स फंक्शन क्या होते हैं, पायरिनॉइड्स क्या होते हैं, पायरिनॉइड्स का फंक्शन क्या होता है। तो इन्होंने ही SNAXXT, रियल नेम मुझे नहीं पता इनका क्या है, तो इन्होंने ही भाई साहब ने आंसर दिया था कि पायरिनॉइड्स फंक्शन आर इन फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो फूड स्टोरेज। तो बिल्कुल सही इन्होंने आंसर दिया है कि पायरिनॉइड का फूड स्टोरेज में काम होता है। तो थैंक यू और बहुत बहुत बधाई आपको SNAXT कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से इसका मतलब चल रही है। ऐसे करके ही साथ में जुड़े रहिए और आपकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होती रहेगी। तो चलो यहाँ पर जो टेरिडोफाइट है ये वही प्लांट ग्रुप है जिसमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम पाए गए। तो टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, राइनिया के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ टेरिडोफाइट में अभी क्योंकि भैया ने आंसर दे ही दिया कि जाइलम फ्लोएम में सबसे पहले टेरिडोफाइट में जाइलम फ्लोएम पाए गए। तो भाई जहाँ पर जाइलम फ्लोएम होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है मतलब जाइलम और फ्लोएम का जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं उसको? वेस्कुलर बंडल। हिंदी में कहते हैं संवहन ऊतक। और संवहन ऊतक जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग पौधों में ग्रुप्स में होते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं स्टीलर सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? स्टीलर सिस्टम। मतलब जाइलम फ्लोएम का जो व्यवस्था है उसके सिस्टम को स्टीलर सिस्टम कहते हैं। तो इसका मतलब टेरिडोफाइट ही पहला ग्रुप हुआ जिसमें स्टीलर सिस्टम मतलब जाइलम फ्लोएम वाला सिस्टम पूरा ग्रुप पाया जाता है। तो भाई यहाँ पर हम लोग को जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, राइनिया और इसके साथ में हम लोग को स्टीलर सिस्टम भी इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा लास्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब जल्दी से बोलो, आर्थिक महत्व के जो टेरिडोफाइट ग्रुप है इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, कहां कहां पर हम लोग को इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग को यहाँ पर कवर करनी है और A to Z सारी चीजें आप मेरे साथ यहाँ पर कवर करोगे। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम आपको पता है, क्वांटम DNA विद NTSSP। मेरा नाम है दानियाल भाई साहब, MSc MAd नेट
और पीएचडी मेरा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट को, और एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला पॉइंट टेरिडोफाइट के बारे में आप देखिए। फर्स्ट पॉइंट टेरिडोफाइट के बारे में क्या बताया गया हम लोग को कि टेरिडोफाइट्स आर नोन एज द, टेरिडोफाइट को क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट को संवहनी क्रिप्टोगेम कहते हैं। मतलब टेरिडोफाइट आर नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। तो अभी वेस्कुलर तो हमें समझ में आ गया, वेस्कुलर मतलब संवहन। संवहन क्यों? क्योंकि भाई ये पहला ग्रुप है जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जा रहा है, पहला ग्रुप है जिसके अंदर नीचे से जाइलम ऊपर की तरफ क्या लेकर जाता है? जाइलम। जल्दी से बोलो, जाइलम किसको कंडक्ट करता है? वेरी गुड, वाटर को। ठीक है, ऊपर से कौन नीचे की तरफ आता है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या लेकर आता है? फूड। तो ये खाना नीचे आ रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, ये सारा काम करना क्या कहलाता है? वेस्कुलर। तो ये पहले वेस्कुलर मतलब पहले संवहन पौधे हैं। दूसरी चीज, ये जो शब्द आ रहा है क्रिप्टोगेम, क्रिप्टोगेम इन्हें क्यों कह रहे हैं? देखो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक है क्रिप्टोगेम, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। पहला एक ग्रुप है जिसका नाम है क्रिप्टोगेम, ठीक है, क्रिप्टोगेमिया। एक होता है दूसरा ग्रुप जिसको कहते हैं फिनेरोगेमिया। ठीक है, ये दो ग्रुप्स हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग अभी क्रिप्टोगेम तक पहुंचे हैं। फिनेरोगेम आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे, अगली यूनिट्स में। तो क्रिप्टोगेम, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन, छुपा हुआ। क्रिप्टो मीन्स हिडन, हिडन मीन्स कोई चीज जो छुपी हुई है। ठीक है, और गेम मतलब गैमीट मतलब युग्मक, जिसके युग्मक छुपे हुए हों उसको आप क्या कहोगे? क्रिप्टो गेम कहोगे। क्रिप्टो करेंसी आपने नहीं सुनी है, जो होती नहीं है आपके पास लेकिन फिर भी आप कहते हो है हमारे पास। तो क्रिप्टोगेमिया जो है ये वेस्कुलर क्रिप्टो गेम्स, मतलब है तो ये क्रिप्टो गेम्स ग्रुप के, लेकिन ये वेस्कुलर है, मतलब ये संवहन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि दे आर सीडलेस प्लांट, ये कैसे पौधे होते हैं? जिनमें बीज नहीं होते। ठीक है, क्रिप्टो गेम्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये संवहन ऊतक वाले बीज रहित पौधे होते हैं, इनमें बीज नहीं पाए जाते, सीड्स इनमें अब्सेंट होते हैं, विद वेस्कुलर टिश्यूज, लेकिन वेस्कुलर बंडल इनके अंदर पाए जाते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम इनके अंदर नीचे ऊपर करने के लिए प्रेजेंट होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट देखिए टेरिडोफाइट के बारे में, दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, ये दुनिया के पहले ट्रू लैंड प्लांट्स। अभी कल तो हम लोग ने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स भी पहले प्लांट थे जो जमीन पर आ गए थे, ब्रायोफाइट जमीन पर आ गए थे, लेकिन आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स कुछ काम करने जल में वापस जाते थे। कौन सा काम था वो? फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का। यहां पर इन्हें किसी भी काम के लिए जल में जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से ट्रू, कौन से वाले? ओ माय गॉड, ट्रू लव वाले, बिल्कुल एकदम ट्रू प्लांट हैं, और जो कि लैंड पर, जमीन पर, भूमि पर पाए जाते हैं। टू पोजेस जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम पाया जाता है फॉर वाटर एंड फूड कंडक्शन, मतलब ये पानी भोजन के संवहन के लिए जाइलम फ्लोएम को रखने वाले, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। और ये पहले वास्तविक स्थलीय, स्थलीय मीन्स भूमि पर रहने वाले पौधे हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो वैसे तो आप ये जो नोट्स हैं पीडीएफ की फॉर्म में आप मेरे से ले लो, ठीक है, आप उसको रीड कर लो, लेकिन आपको उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी। यहाँ पर जब आप साथ साथ एक एक चीज़ को पढ़ोगे तो एक एक चीज़ को आपको मीनिंग समझ में आएगा। और यार समझना ज़रूरी है, बायोलॉजी को रटना नहीं है, ये आपको अपने दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, बायोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी में या तो आप एमएससी जूलॉजी में कर सकते हो या बॉटनी में कर सकते हो, जबकि मैथ्स में आप एमएससी कर सकते हो, केमिस्ट्री में एमएससी कर सकते हो, फिजिक्स में एमएससी कर सकते हो, बायोलॉजी में एमएससी नहीं कर सकते, या तो जूलॉजी में करोगे या बॉटनी में करोगे। बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी ब्रांच है बायोलॉजी। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि हम लोग यहाँ उसको रटने वाला सब्जेक्ट बना दिया गया बायोलॉजी का, कि कोई भी बंदा हो बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, निशान लगा देता है। ठीक है, तो समझोगे बायो को तो उसमें आपको मजा आएगा, और फिर आपका उसमें फ्यूचर या करियर अच्छे तरीके से बन सकता है। तो तीसरा पॉइंट देखो, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी है इनकी वो कैसी है? स्पोरोफाइट है। याद करो, अगर आपने पिछला लेक्चर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूनिट फर्स्ट का, वहां पर क्या पढ़ा था कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? बोलो बोलो बोलो, गैमेटोफाइट। और उसमें हमने आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फर्क बताया था बिल्कुल क्लियरली। तो पहले आप वो पढ़ो फिर आप ये पढ़ो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफाइट है, स्पोर की फॉर्म में होती है। अब स्पोरोफाइट जल्दी से बताओ कैसा होता है, तो इसके लिए जुगाड़ याद रखना। कल हम लोग ने पढ़ा था कि जो हैप्लॉइड होती है उसको क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। मतलब जो गैमेटोफाइट शरीर होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है।
हैप्लॉइड मतलब जिसमें n नंबर क्रोमोसोम हो, आधे अयुग्मित क्रोमोसोम हो। गैमेटोफाइट जिसके शरीर में सिर्फ गैमीट हो। और जो डिप्लॉइड होता है मतलब द्विगुणित होता है वो कौन होता है? स्पोरोफाइट होता है, जिसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं वो स्पोरोफाइट होता है। तो हमेशा यहां पर एक जुगाड़ याद रखना, डाई स्पो, मतलब जो डिप्लॉइड होगा वो स्पोरोफाइट होगा, मतलब डिस्पो, ये शब्द याद रखना। ठीक है, डिस्को याद करते हो, डिस्को वाले किसको? ठीक है, तो वैसे यहां पर डिस्पो याद रखना, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक है, और यहां पर क्या याद रखोगे? हा गा, क्या याद रखोगे? क्या गंदी गंदी बातें कर रहा हूं? हा गा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, याद रहेगा आपको ये बात। ठीक है, तो जो डिप्लॉइड है वो स्पोरोफाइट है, जो हैप्लॉइड है वो गैमेटोफाइट है। तो ये बात आपको टेरिडोफाइट के बारे में पता होनी चाहिए कि द मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की कैसी होती है? वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब मेन प्लांट बॉडी कैसी होती होगी? डिप्लॉइड होती होगी। ठीक है, 2n क्रोमोसोम की होती होगी। आगे देखो, विच इज डिफरेंशिएटेड, जो कि बटी होती है किसमें? ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। अब ये एक अगला अच्छा पॉइंट आ गया कि इनका मुख्य पौधा बीजाणुभिद मतलब स्पोरोफाइट है और इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती पाया जाता है। तो जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि जिन पौधों में जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता था उनको हम लोग अभी तक एक शब्द के रूप में यूज कर रहे थे। तो जल्दी से सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो बच्चा सही आंसर देगा नेक्स्ट क्लास में उसके नाम को अनाउंस किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस किसने सही आंसर को दिया है। तो यहां पर देखो जल्दी से क्या बताया गया कि वास्तविक जड़ तना पत्ती यहां पर पाया जा रहा है, जो कि अभी तक पिछले किसी भी पौधों में नहीं था। ना एल्गी में जड़ थी, तना था, पत्ती था, ना ब्रायोफाइट में था। टेरिडोफाइट में वास्तविक जड़ तना पत्ती आ गया, तो ये टेरिडोफाइट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अगला देखिएगा यहां पर चौथा पॉइंट जो हमारा है, द लीव्स में बी स्मॉल, इनकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, अब जाहिर सी बात है इनमें जड़ तना पत्तियां हैं तो पत्तियां इनकी कैसी हो सकती हैं? पत्तियां छोटी हो सकती हैं। ठीक है, जो छोटी पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं माइक्रोफिल। क्या कहते हैं? माइक्रोफिल्स। तो यहां पर आप शब्द को देख सकते हो, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, आपने सिम नहीं देखे होंगे, एक मैक्रो बड़ा सिम, एक माइक्रो छोटा सिम। तो माइक्रो मींस छोटा, फिल्स शब्द यूज करते हैं लीव्स के लिए, पत्तियों के लिए, मतलब ये छोटी पत्तियों वाले भी होते हैं, जैसे एज इन स्लेजिनेला, जैसे स्लेजिनेला में पत्तियां छोटी होती हैं। और लार्ज मतलब कुछ बड़ी पत्तियों वाले भी होते हैं जिनको हम लोग मेगा फिल्स कहते हैं। मेगा मतलब यहाँ पर बड़े के लिए लिया गया, फिल्स मींस पत्तियां, एज इन फर्न्स, जैसे फर्न में आपने मेगा फिल्स देखे हैं और बाकी में आपने क्या देखे हैं? माइक्रोफिल्स देखें। तो यहाँ पर दो टाइप की पत्तियां पाई जाती हैं, मतलब यहाँ पर हिट्रोफिली होती है। क्या होती है? हिट्रोफिली। हिट्रोफिली मतलब, हिट्रो मतलब विषम, हिट्रो मीन्स विषम, फिली मीन्स लीफ। अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं। कुछ पत्तियां बड़ी होती हैं बड़ी होती हैं जिनको मेगाफिल्स कहते हैं, और कुछ में पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी होती हैं जिनको माइक्रोफिल्स कहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट में क्या बताया गया हम लोग को? फिफ्थ पॉइंट, द स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स। अब जो स्पोरोफाइट है मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है उसके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स का निर्माण होता है विद इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और स्पोर्स का निर्माण करने के लिए इनके पास विशेष संरचना होती है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। तो बीजाणुभिद बीजाणुधानी मतलब स्पोरेंजिया नामक विशेष संरचनाओं के भीतर बीजाणुओं को पैदा करते हैं। तो अब यहां पर एक बात जरा समझो, सबसे देखो जो इनकी पूरी बॉडी है उसको क्या कह रहे हैं? स्पोरोफाइट कह रहे हैं। स्पोरोफाइट क्या है? पूरी बॉडी। ठीक, अब इस बॉडी के अंदर छोटे छोटे से कक्ष होंगे, छोटे छोटी सी जगहें होंगी, उन जगहों को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना शब्दों में। और हर स्पोरेंजिया के अंदर बनते क्या हैं? स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर? स्पोर्स। तो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बन रहे हैं? स्पोर्स। इतना आसान है। आगे देखिए, अगला पॉइंट हम लोग से क्या बोला कि स्पोर्स, जो हमारे स्पोर्स हैं वो जर्मिनेशन करते हैं, मतलब वो विकसित होते हैं, गिव राइज टू स्मॉल इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। ये एमसीक्यू बनता है। मतलब जो लाइफ साइकिल चलती है ना, अब इनके अंदर लाइफ साइकिल में जो मेन फेज है, जो मेन
जीवन में आप इनको देखोगे, मतलब अगर कभी आप फर्न देखो या आप कोई भी टेरिडोफाइट पौधा देखो, उस टेरिडोफाइट पौधे को आप क्या देखोगे, स्पोरोफाइट के रूप में देखोगे, जो उनकी मेन बॉडी है। ठीक, अब स्पोरोफाइट से अभी हम लोग ने देखा स्पोरेंजिया के अंदर क्या बने, स्पोर बने। ठीक है, अब जब ये स्पोर विकसित होंगे तो ये स्पोर विकसित किसके रूप में होंगे, ये गेमेटोफाइट बनाएंगे। और हम लोग को अभी पता है गेमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड, मतलब इसमें आधे क्रोमोसोम होंगे। तो जो गेमेटोफाइट यहां पर बनेगा उस गेमेटोफाइट को क्या नाम दिया जाएगा, प्रोथैलस नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा उसको, बोलो, प्रोथैलस नाम दिया जाएगा। क्लियर, मतलब बीजाणु अंकुरण से एक छोटा स्वतंत्र युग्मोद्भिद मतलब गेमेटोफाइट बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ, आ रहा है। आओ आगे देखो, अगला पॉइंट नहीं सॉरी, इतने ही पॉइंट थे। हाँ, अब दुनिया में पाया जाने वाले जितने भी हमारे टेरिडोफाइट्स थे, तो जरा कमेंट बॉक्स में एक आंसर और बताइए। जैसे कल हम लोग ने ब्रायोफाइट्स को एक नाम दिया था कि इनको पादप जगत के क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही टेरिडोफाइट को पादप जगत का क्या कहते हैं, वहां पर उभयचर कह रहे थे, यहां पर क्या कहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। टेरिडोफाइट आर ऑल्सो नोन एज डैश ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब पादप जगत का टिंग डिंग 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 क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको आंसर बताइए तेजी में। आओ, तो अभी यहां पर क्या है, जो भी कहते हो वो आप आंसर ग्रुप अपना बताना। ठीक है, तो जब हमारे पास टेरिडोफाइट मिलना स्टार्ट हुए दुनिया में, ठीक है, तो उसमें एक टेरिडोफाइट मिला जो कि हमें जिंदा नहीं मिला, जो कि हमें जीवाश्म के रूप में मिला। जीवाश्म क्या होता है, फॉसिल, जो अभी जिंदा नहीं है लेकिन पहले इसका एक अवशेष के रूप में कभी कहीं पर पाया जाता होगा। जैसे आपने डायनासोर्स के नाम सुने होंगे, डायनासोर्स आज दुनिया में नहीं है लेकिन डायनासोर के अवशेष दुनिया में कभी को पाए जाते होंगे। तो यहाँ पर आपको डायनासोर्स के बारे में नहीं बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा टेरिडोफाइट है जो डायनासोर्स के जैसे जीवाश्म के रूप में पाया जाता था। तो उसका नाम है भाई साहब राइनिया। राइनिया एक ऐसा पेड़ है जो जीवाश्म के रूप में है लेकिन है टेरिडोफाइट। तो पहला तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये अभी क्वेश्चन एक एग्जाम हुआ था एलटी ग्रेड का प्री का, उसमें क्वेश्चन आया था कि राइनिया को किसने खोजा, राइनिया की खोज किसने करी। तो वहां पर आप नाम याद रखना, किड स्टोन एंड लैंग। ठीक है, ये पूरा बीएससी का पेपर बनता है। जब कहीं पर प्री या मेंस का एग्जाम होता है वहां पर आपका पूरा बीएससी से ही रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। तो कल एक किसी बच्चे ने कमेंट भी करा था, आज सॉरी, कि एलटी ग्रेड मेंस की, टीजीटी मेंस की प्रिपरेशन करवाई है। तो टीजीटी की प्रिपरेशन के लिए भाई साहब आप सारा कंप्लीट बीएससी तैयार करो। ठीक है, टीजीटी में आता तो 9th-10th का है लेकिन आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे बीएससी लेवल के पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट बीएससी की ज़ूलॉजी, बीएससी की बॉटनी अगर आपकी प्रिपेयर है तो आपकी 101% टीजीटी हो जाएगा, 101% हो जाएगा। बस आपको पूरी बीएससी की ज़ूलॉजी बॉटनी को प्रिपेयर करना है। तो अभी भाई राइनिया के बारे में समझ में आ गया। राइनिया एक पेड़ है जो कि जीवाश्म है। किसने खोजा इसको, किड स्टोन एंड लैंग ने खोजा। आओ अब देखते हैं राइनिया के बारे में कुछ बातें जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला पॉइंट, राइनिया इज एन एक्सटिंक्ट फॉसिल प्लांट। एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो गया, मतलब पहले थे अब दुनिया में नहीं है। फॉसिल मीन्स जीवाश्म। ठीक है, प्लांट मतलब पता है पौधा। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट फॉसिल प्लांट है दैट लिव्ड ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड। जो राइनिया है एक विलुप्त हो गया जीवाश्म पौधा है जो डिवोनियन काल के दौरान जीवित था। तो अब यहाँ पर एक बात फिर उठ गई कि ये डिवोनियन काल क्या होता है। ठीक है, डिवोनियन काल क्या, कि जब से दुनिया बनी तब से बहुत से प्लांट्स एनिमल्स दुनिया के अंदर आए। ठीक है, तो एक पूरी उसके लिए लिस्ट है। उस टाइम को क्या बना दिया गया कि जैसे प्रेजेंट टाइम में जो एरा चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, जैसे आज के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जेनजी कहते हैं। ठीक है, जेनजी से पहले वालों को क्या कहते थे, मिलेनियल्स कहते थे। जेनजी के बाद में जो आएंगे उनको क्या कहते हैं, शायद अल्फा। ठीक है, उनके बाद जो आएंगे बीटा। मिलेनियल से पहले क्या थे हमें नहीं पता। तो ऐसे ही जब प्लांट्स और एनिमल्स की बात करी जाती है, दुनिया के बनने की बात करी जाती है, तो फिर भाई ऐसे ही अलग अलग पीरियड्स में दुनिया को बांट दिया गया था। तो उसमें जो टाइम था, उस टाइम में सबसे पहला जो था उसको तो कहते थे एजोइक, जहाँ पर कोई एनिमल प्लांट वगैरह नहीं था। ठीक है, फिर प्रोटेरो रीजन आया। तो इस तरीके से अलग अलग पूरा टाइम आता रहा। उस टाइम में एक एरा था जिसको हम लोग कहते हैं पैलियोजोइक।
क्या कहते हैं, पैलियोजोइक एरा, बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड बिताई है जिसमें बहुत से पौधे, बहुत से एनिमल्स विकसित हुए, जिसमें राइनिया भी आया। अब इस पैलियोजोइक एरा के अंदर छोटे छोटे पीरियड बना दिए गए, ठीक है। अब उन पीरियड में जो अलग अलग पीरियड्स थे, थोड़ी सी हमें जगह चाहिए उन पीरियड्स को आपको बताने के लिए। कहाँ पर बताएं, और यहीं पर बताते हैं। उन पीरियड्स में पहला पीरियड जो आया वो था कैम्ब्रियन पीरियड, फिर आया ओर्डोवीजियन पीरियड, फिर आया साइल्यूरियन पीरियड, फिर आया डिवोनियन पीरियड, और फिर आया पर्मियन पीरियड। तो ये अलग अलग पीरियड्स थे, ठीक है। तो इन पीरियड में जब डिवोनियन पीरियड आया, कौन आया, डिवोनियन पीरियड आया, तो उस डिवोनियन पीरियड में हम लोग तो जाहिर सी बातें नहीं होंगे तब, उस डिवोनियन पीरियड में ऐसा माना जाता है कि राइनिया बहुत ज्यादा विकसित रूप में पाया जाता था। तभी यहां पर हमने ये बात आपके लिए लिखी है, जो डिवोनियन काल के दौरान जीवित था, मतलब प्रेजेंट टाइम में ये जीवित नहीं है। दूसरी चीज, जहां डिवोनियन काल में प्लांट्स में राइनिया जैसे पौधे होते होंगे दुनिया में, वहीं पर डिवोनियन काल को फिशेस के लिए, मछलियों के लिए गोल्डन एरा माना जाता है, कि मछलियां भी इसी एरा में विकसित होना स्टार्ट हुई। मतलब दुनिया में मछलियां कब आना स्टार्ट हुई, दुनिया में मछलियां बनना स्टार्ट हुई कौन से एरा में, डिवोनियन एरा में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ चीजों को रटना नहीं है कि पॉइंट्स को पढ़कर समझा दिया या पॉइंट्स को पढ़कर समझ लिया, एक एक बात को डिटेल में समझो ताकि आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कर सको। बीएससी सिर्फ पास होने के लिए नहीं करनी है, आपको अपना करियर भी बनाना है, ठीक है। और अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ पास होना नहीं है, सिर्फ पास होना हो तो सभी लोग पास हो जाते हैं, बहुत कम ही लोग फेल होते हैं। सिर्फ वही फेल होते हैं जिनकी किस्मत 3 रुपए वाले पेन से लिखी हो, अब वो पेन भी रुक रुक के चल रहा हो। आइए सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इट रिप्रेजेंट्स, राइनिया की बात हो रही है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। अब वेस्कुलर लैंड प्लांट कौन से हैं, जो भूमि पर पाए जाने वाले सबसे पहले संवहन पौधे थे जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता था। तो उन पौधों में अर्लीस्ट, सबसे पहले पाया जाना, सिंपलेस्ट, सबसे सरल प्रकार का जो पौधा था वो कौन सा था, राइनिया था। तो ये संवहनी स्थलीय पौधों में सरल तथा शुरुआती रूप में पाए जाने वाले पौधों का प्रतिनिधित्व करता है, कि दर्शाता है कि सबसे पहले दुनिया में ये पौधे पाए जाते थे। उसके बाद में आप अगला पॉइंट देखिएगा, आगे क्या बताया गया हम लोग को थर्ड पॉइंट में, द प्लांट बॉडी, मतलब जो इसकी पौधे की संरचना है, कंसिस्टेड ऑफ अ प्रोस्ट्रेट राइजोम एंड अपराइट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरियल स्टेम। मतलब इस पौधे में जो राइजोम, जो रूट के समान संरचना होती थी वो इस तरीके से होती है, और ये राइजोम कैसा होता है, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। और साथ ही साथ अपर डाइक्रोमसली ब्रांच्ड एरियल स्टेम, और जो स्टेम थी वो इस तरीके से एरियल स्टेम थी, और डाइक्रोमसली मतलब वो 2 भागों में या ब्रांचेस में विभाजित थी। मतलब पौधे में एक रेंगने वाला राइजोम, देखो ये रेंगने वाला राइजोम है, इसको क्या बोलेंगे, राइजोम। और सीधा द्विभाजी शाखित, ये देखो द्विभाजी, 2 भागों में विभाजित हो रहा है शाखायुक्त, और ये क्या था, ये वायवीय तना था जिसको हम लोग ने स्टेम नाम दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? आओ, तो ये हो गई पौधे की संरचना के बारे में, मतलब राइनिया की संरचना के बारे में। अगला पॉइंट देखिए राइनिया के बारे में, ट्रू रूट्स वर अब्सेंट, जो ट्रू रूट्स थी वो नहीं पाई जाती थी। अभी तो आपने बोला कि टेरिडोफाइट में सब में रूट स्टेम लीफ पाई जाती हैं, फिर यहाँ पर क्यों कह रहे हो कि वास्तविक जड़ें अनुपस्थित थी? तो मेरा भाई, हमने कहा टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं, ये पहला टेरिडोफाइट है दुनिया का। तो जो भी पहला होता है मेंबर, उसके अंदर कुछ ना कुछ कनेक्शन पिछले वाले का आता जरूर है। तो यहाँ पर ये पिछले वाले से कनेक्शन, ये एक इवोल्यूशन का, जैव विकास का पॉइंट हो गया, जो हमें बता रहा है कि ये पौधे पिछले वालों से कैसे विकसित हुए। मतलब इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पिछले वालों से है, तभी इनके अंदर एक कैरेक्टर पिछले वालों का भी देखने को मिल गया।
एंकरेज एंड वाटर एब्जॉर्प्शन वर परफॉर्म बाय राइजोइड ऑन द राइजोम। मतलब जो इनकी पकड़ थी, मतलब जो मिट्टी में ये होल्ड करते होंगे, पेड़ में जड़ों का क्या काम होता है, मिट्टी से चिपक के रहना, तो पकड़ और पानी का अवशोषण किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा, जो भी आपने ऐसे करके नीचे ऐसे करके दिखाया था ये, ठीक है। और राइजोम में छोटे छोटे से राइजोइड्स पाए जाते थे। राइजोइड किस में पढ़े थे, कल ही पढ़े थे राइजोइड, जल्दी से बोलो, ब्रायोफाइट्स में। तो राइजोइड्स के अंदर ये पाए जाते हैं। तो राइजोइड्स के द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता था, जड़ें यहां पर नहीं होती। अगला पॉइंट देखिएगा, द एरियल ब्रांचेस वर फोटोसिंथेटिक एंड बोर टर्मिनल पियर शेप्ड स्पोरेंजिया। मतलब जो वायवीय ब्रांचेस, जो वायवीय शाखाएं हैं, जो भी आपने ऐसे करके स्ट्रक्चर बताया ना कि ऐसे करके इसके अंदर जो स्टेम है उसमें वायवीय शाखाएं पाई जाती है। तो वायवीय शाखाएं प्रकाश संश्लेषक थी, मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकती थी। उन पर सिरे पर उनके जो ऊपरी टॉप पोर्शन था, इस तरीके से यहां पर देखो, जो इनका बिल्कुल टॉप पार्ट था ये, तो इनके सिरों पर नाशपाती के आकार का ये इस तरीके से बीजाणुधानी पाई जाती थी। बीजाणुधानी मतलब स्पोरेंजिया। तो ये क्या पार्ट हो गया, ये हो गया स्पोरेंजिया। और अभी आपने पीछे पढ़ा स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, स्पोर बनते हैं, ठीक है। बीजाणुधानी लगी होती थी और इस बीजाणुधानी के अंदर ही क्या बनता है, बीजाणु मतलब स्पोर्स बनते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जो टेरिडोफाइट्स के अंदर अभी आपने बताया कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो उन वेस्कुलर बंडल्स में मतलब उन संवहन ऊतकों में जो पहले पौधे थे, राइनिया थी जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता था, तो इनका वेस्कुलर बंडल किस प्रकार का था वो देखो। वेस्कुलर बंडल सिलेंडर मतलब बेलन के आकार का था। वॉज अ सिंपल प्रोटोस्टील, बिल्कुल साधारण टाइप का प्रोटो स्टील प्रकार का होता था। अब यार ये कंफ्यूजन, ये प्रोटो स्टील क्या होता है, अभी हमने आपसे जहां से स्टार्ट करा क्लास वहां पर हम लोग ने बात बताई कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। आपने बोला कि यहाँ पर हम लोग को टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ना है, राइनिया के बारे में पढ़ना है। देखो टेरिडोफाइट हो गया, राइनिया हो गया। फिर आपने कहा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखो आई गई, अभी हेडिंग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हमने क्या बोला आपसे कि हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील क्या होता है, कितने टाइप का इसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो जो सबसे सरल, सबसे सिंपल टाइप का स्टील मतलब वेस्कुलर बंडल मतलब संवहन ऊतक होते हैं, उन संवहन बंडल, संवहन ऊतक को, सरल वालों को क्या कहते हैं, प्रोटो स्टील। प्रो मतलब प्राइमरी, जो सबसे साधारण टाइप के होते हैं, जिसमें होता क्या है, सिर्फ एक सॉलिड ठोस जाइलम होता है और जाइलम की एक कोर होती है, मतलब बीच में बिल्कुल ऐसे करके ठोस जाइलम होगा और उस जाइलम के ऊपर चारों तरफ से क्या चढ़ी होगी, फ्लोएम। तो ये सबसे सरल टाइप का प्रोटो स्टील है, सबसे सरल टाइप का क्या बोलते हैं उसको, स्टील है। वेस्कुलर बंडल संवहन ऊतक है जिनमें अंदर की तरफ क्या होगा, जाइलम, और बाहर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम, ठीक है। तो वो यहां पर पाई जाती है। तो संवहन ऊतक बेलनाकार होते हैं, एक साधारण प्रोटो स्टील मतलब ठोस जाइलम कोर के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर, आगे देखिए। अब आया हम लोग का क्लासिफिकेशन। तो यहां से हम लोग देखेंगे अपना क्लासिफिकेशन के क्या क्या चीजें वर्गीकरण में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट का जो वर्गीकरण है उसमें अगर आप देखो, बेस्ड ऑन मॉडर्न सिस्टम्स, जो हमारे आधुनिक सिस्टम्स हैं, उन आधुनिक सिस्टम में जब टेरिडोफाइट का वर्गीकरण किया गया तो टेरिडोफाइट को 4 मेन सब डिवीजन में बांटा गया। मतलब टेरिडोफाइट जो ग्रुप है उस पूरे आधुनिक प्रणाली के आधार पर टेरिडोफाइट को 4 उपखंडों, 4 सब डिवीजन, या सिंपल कुछ लोग कह देते हैं कि 4 क्लास में बांटा गया। टेरिडोफाइट में 4 ग्रुप्स रख दिए गए, ठीक है। कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं, जरा यहाँ पर एक आपके लिए फ्लो चार्ट प्रिपेयर करा है उसके लिए। तो यहाँ पर समझो, ओहो सॉरी, हाँ, यहाँ पर जल्दी से फ्लो चार्ट देखो, इसमें समझो कौन कौन से 4 हैं, ठीक है। चारों ग्रुप को जरा जल्दी से देखो। पहला ग्रुप है साइलोप्सिडा, ये पी हर जगह पर साइलेंट है भाई, ध्यान रखना। टेरिडोफाइट में पहला ग्रुप कौन सा है, साइलोप्सिडा। दूसरा कौन सा है, लाइकोप्सिडा। तीसरा कौन सा है, सिफेनोप्सिडा। अगला कौन सा है, टेरोप्सिडा। कौन कौन से हैं, 4। जरा जल्दी से देखो, कुछ नहीं करना, चारों के लास्ट में ऑप्सिडा आएगा। चारों के लास्ट में क्या आएगा, ऑप्सिडा। पहला कौन है, साइलो। पहला कौन है, PSILO, ठीक है। तो बस तुम्हें यह साइल ध्यान रखना है, आगे क्या लगा देना, ऑप्सिडा। यहां पर देखो लाइको ध्यान रखना है क्योंकि लाइकोपोडियम आता है इसमें, तो लाइक ऑप्सिडा, ठीक है। यहां पर देखो क्या करना है, स्फीन ध्यान रखना है, ऑप्सिडा।
यहां पर टेरो याद रखना है बस, टेरोसिडा। तो कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप। याद हो गए होंगे चारों के, कौन कौन से नाम है? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो जो हमारा साइलोप्सिडा ग्रुप है उसमें साइलोटम और राइनिया, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो आता है। लाइकोप्सिडा के अंदर मेन हमारे लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्लेजिनेला को ही क्या कहते हैं? जल्दी से बोलो। स्लेजिनेला को ही क्या कहते हैं? संजीवनी बूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? संजीवनी बूटी। किसको कहते हैं? स्लेजिनेला को, जो लक्ष्मण जी लेकर आए थे। ठीक है, क्योंकि ये रिसरक्शन प्लांट है। कैसा प्लांट है ये? रिसरक्शन प्लांट है। और सॉरी, लक्ष्मण जी नहीं लेकर आए थे, आई एम सॉरी, हनुमान जी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए। वो फरजान सर बता रहे हैं उधर से, कह रहे नहीं हनुमान जी लेकर आए थे, लक्ष्मण जी नहीं लेकर आए थे। आई एम रियली सॉरी। और स्लेजिनेला लक्ष्मण जी के लिए, हनुमान जी लेकर आए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी भी कॉम्पिटिशन में बन सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। फिर सिनोप्सिडा में कौन आता है? इक्यूसेटम, क्योंकि ये घोड़े की पूंछ की तरह लगता है तभी इसको इक्यूसेटम नाम दिया गया। और टेरोप्सिडा ये मोस्ट एडवांस्ड है, इनमें टेरेस, एडिएंटम और मार्सिलिया आता है। ये मार्सिलिया तो बहुत बढ़िया प्लांट है। और मार्सिलिया हम लोग जब बीएससी में थे तो जो हर्बेरियम फाइल बनाते थे उसमें भी मार्सिलिया लगाया जाता था। और मार्सिलिया मैच करता है एक पौधे से जिसका नाम है ऑक्जेलिस। देखा है ऑक्जेलिस? नहीं देखा? जल्दी से कल कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि ऑक्जेलिस जो है उसका कॉमन नेम क्या होता है और ऑक्जेलिस से कौन सा केमिकल निकलता है। ये आपका होमवर्क, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सही आंसर देने वाले को मिलेंगे 2 रुपए का नकद इनाम। आओ, अब यहां पर हम लोग को पढ़ने हैं सारे क्लासेस के डिटेल्स के जो आपने ऊपर फ्लो चार्ट देखा, 4 ग्रुप देखे कौन कौन से? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, दूसरा स्फिनोप्सिडा और चौथा टेरोप्सिडा। इन सबका आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, फिर स्टील पढ़ोगे और फिर हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करेंगे। ये हम लोग की यूनिट फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्लास यहाँ पर जो टेरिडोफाइट का है, क्या नाम है उसका क्लास का? साइलोप्सिडा। ठीक है, तो अभी साइलोप्सिडा के अंदर देखो मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं साइलोप्सिडा के। पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है साइलोप्सिडा में मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप, मैनी आर एक्सटिंक्ट। मतलब देखो जब भी कोई क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं तो जो पहला क्लास होता है वो सबसे सिंपल होता है। मतलब इवोल्यूशन का या जैव विकास का नियम जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, सिंपल से हायर की तरफ। तो ये जो पहला ग्रुप है ये सबसे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ कि सबसे आदिम, मतलब सबसे प्राथमिक ग्रुप, मतलब जो बिल्कुल शुरुआती टेरिडोफाइट्स थे वो इसके अंदर आते थे। ठीक है, एंड दे वर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? विलुप्त। और उनमें से कई प्रजातियां क्या हैं जो अपनी दुनिया से खत्म हो चुकी, विलुप्त हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, अब यहां पर अगर आप एग्जाम्पल देखो, जैसे साइलोटम, इसका ऑर्डर क्या है? साइलोटेल्स, और फैमिली क्या है इसकी? साइलोटेसी। वो तो तुम्हें पता है कि भाई ऑर्डर में क्या लग जाता है? एल्स, और फैमिली में क्या लग जाती है? एसी। ठीक है, दूसरा आपने राइनिया, जिसको मेन फॉसिल मानते हैं कि भाई जीवाश्म मानते हैं, दुनिया से खत्म ही हो गया, तो हमारा दूसरा कौन हो गया? राइनिया। तो आपको यहाँ पर 2 याद रखने एग्जाम्पल साइलोप्सिडा में, एक तो साइलोटम और दूसरा हमारा राइनिया। राइनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, राइनिया के क्वेश्चन हर तरफ हर जगह पर बनते हैं। क्या इसको बैकग्राउंड को ब्लैक कर दें अगर आपको दिक्कत हो? तो ये हो गया बैकग्राउंड ब्लैक, अच्छा लग रहा है अब? अगला देखो, जो सेकंड क्लास है हम लोग का वो कौन सा है? लाइकोप्सिडा। पहला कौन सा था? साइलोप्सिडा। दूसरा कौन सा? लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में मेनली लाइकोपोडियम आता है। तो अभी यहाँ पर ओफन कॉल्ड क्लब मॉसेस, जितने भी लाइकोप्सिडा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादातर लाइकोप्सिडा के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? या तो क्लब मॉस कहा जाता है या स्पाइक मॉस कहा जाता है। इनको 2 नामों से बहुत कॉमनली जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना किस नाम से जाना था? क्लब मॉस। तभी लाइकोपोडियम जो इसका एग्जाम्पल अभी आप पढ़ोगे, लाइकोपोडियम का तो कॉमन नेम ही है क्लब मॉस। ठीक है, ऐसे इनका दूसरा नाम इनको होता है स्पाइक मॉस। स्पाइक मॉस कॉमन नेम है स्लेजिनेला का, ये भी ध्यान रखना। स्लेजिनेला को स्पाइक मॉस कहते हैं और लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहते हैं। तो इन्हें क्लब मॉस या स्पाइक मॉस भी कहा जाता है। अब ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, लीव्स आर माइक्रोफिलस। ठीक है, पत्तियां जो इनके अंदर होती हैं, वैसे टेरिडोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि टेरिडोफाइट में छोटी पत्ती बड़ी पत्ती दोनों ही होती हैं, लेकिन यहां पर जो लीव्स हैं लाइकोप्सिडा में वो हमेशा माइक्रोफिल्स रहेंगी, छोटी पत्ती वाली ही रहेंगी। तो पत्तियां माइक्रोफिल्स होती हैं, छोटी होती हैं।
अगला देखिएगा पॉइंट एग्जाम्पल की फॉर्म में। अब यहाँ पर कौन कौन से हम लोग को एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एक तो आपको पता है लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम आता है, पहला एग्जाम्पल। लाइकोपोडियम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाई ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, एल्स लग जाएगा, और फैमिली में एसी लगता है तो लाइकोपोडिएसी। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल स्लेजिनेला, जिसको संजीवनी बूटी भी कहते हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका स्लेजिनेल्स, और फैमिली क्या हो गई इसकी स्लेजिनिलेसी। ठीक है, देखो एसी लग गया और यहाँ पर एल्स लग गया, कुछ नहीं हुआ। लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरा जो हम लोग के पास ऑर्डर आ रहा है वो कौन सा है, स्फिनोप्सिडा। कौन सा ऑर्डर है तीसरा, स्फिनोप्सिडा। पहला कौन सा था, फिर से बोलो अगर भूल गए हो। पहला कौन सा था, साइलोप्सिडा। दूसरा कौन सा है, लाइकोप्सिडा जो अभी आपने पढ़ा, और तीसरा कौन सा हो गया भाई, स्फिनोप्सिडा। ठीक है, तो स्फिनोप्सिडा जो है वो कॉमनली नोन एज हॉर्स टेल। इनको मतलब मेनली जो इनके फर्न्स होते हैं, जो एग्जांपल्स होते हैं, वो घोड़े की जैसे पूंछ देखी है आपने, ठीक है, वो सेम टू सेम घोड़े की पूंछ की तरीके से दिखाई देते हैं, इस वजह से इनको हॉर्स टेल नाम दिया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि जॉइंटेड स्टेम, जो इनकी स्टेम होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसमें डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड, मतलब इनके अंदर अगर इनकी स्टेम को आप ऐसे करके ध्यान से देखोगे तो स्टेम जुड़ी होगी, जिसमें ऐसे करके नोड्स और इंटरनोड्स भी आपको देखने को मिलेंगी। अगला एग्जाम्पल इनका ध्यान रखना, इक्यूसेटम। घोड़ा देखा आपने, घोड़ा, घोड़े का नाम क्या होता है, इक्वस। घोड़े का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इक्वस। अभी हॉर्स टेल बोल रहे हैं तो इनको नाम क्या दे दिया गया, इक्यूसेटम। तो ऑर्डर क्या हो गया, इक्यूसेटेल्स, और फैमिली क्या हो गई, इक्यूसेटेसी। ठीक है, कुछ नहीं है, क्या ध्यान रखोगे यहाँ पर, इक्यूसेटम। तो तीन ऑर्डर हम लोग के हो गए, पहला कौन सा, साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, और तीसरा स्फिनोप्सिडा। ये तीनों ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखिएगा, जो लास्ट है और मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है, जो आखिरी होता है, जो अंतिम होता है, वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला कौन सा है हम लोग का, टेरोप्सिडा, द लार्जेस्ट ग्रुप। ये सबसे बड़ा क्लास है किसका, टेरिडोफाइट का। इंक्लूड्स द ट्रू फर्न, जिसमें मेनली जो फर्न आते हैं ये ट्रू फर्न्स होते हैं, मतलब इनको असली फर्न माना जाता है, रियल में यही फर्न होते हैं। तो ये सबसे बड़ा समूह है और इनको वास्तविक फर्न कहा जाता है। पत्तियां लार्ज होती हैं, ज्यादातर बड़े आकार की होती हैं, और कॉम्प्लेक्स लीव्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल पत्तियां होती हैं। ठीक है, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, मेगाफिल्स कहते हैं या फ्रॉन्ट्स कहते हैं इनको। ठीक है, तो पत्तियां जटिल तथा बड़े आकार की होती हैं। एग्जाम्पल इनके कई एक हैं, तो आप याद रखो। पहला एग्जाम्पल टेरिस, क्योंकि टेरोप्सिडा का मेन मेंबर है, एडिएंटम और मार्सिलिया। इन तीन एग्जाम्पल को आपको यहाँ पर याद रखना है, कौन सा, टेरिस, एडिएंटम और मार्सिलिया। ये तीनों एग्जाम्पल किसमें आते हैं, हमारे टेरोप्सिडा में आते हैं। तो ये था भाई साहब क्लासिफिकेशन किसका, टेरिडोफाइट का। और टेरिडोफाइट के यहाँ पर हम लोग के 4 क्लासेस फिनिश हो गए। ठीक है, कौन कौन से 4 क्लासेस थे, फिर से बोल लो। सबसे पहला साइलोप्सिडा, दूसरा कौन सा था, दूसरा बोलो जल्दी से, कौन सा पढ़ा था, लाइकोप्सिडा। तीसरा कौन सा पढ़ा आपने, स्फिनोप्सिडा। चौथा कौन सा पढ़ा आपने, टेरोप्सिडा। ठीक है, याद रहेंगे। तो इन चारों क्लासेस में आपके जो जो एग्जाम्पल आए थे, मेन एग्जाम्पल ध्यान रखना किस किस के, जैसे साइलोप्सिडा का राइनिया याद रखना। ठीक है, उसके बाद में लाइकोप्सिडा के अंदर कौन सा एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, एक तो लाइकोपोडियम ध्यान रखोगे, और दूसरा स्लेजिनेला याद रखोगे। ठीक है, तीसरा स्फिनोप्सिडा में हॉर्स टेल बोलते हैं, तो यहां पर एग्जाम्पल इक्यूसेटम याद रखना। ठीक है, और टेरोप्सिडा के बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो आपको मार्सिलिया याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। यह था क्लासिफिकेशन किसका, टेरिडोफाइट का। अब अगला टॉपिक हम लोग का आ रहा है हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, जो कि स्लेजिनेला के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं, एमसीक्यूज यहां से बहुत बनते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कहीं पर भी अगर कोई तुम्हें स्लेजिनेला के बारे में बताएगा या टेरिडोफाइट की बात करेंगे तो हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट तो जरूर ही जरूर वहां पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे हेट्रोस्पोरी मतलब विषम बीजाणुता क्या होती है, फिर हम लोग देखेंगे सीड हैबिट क्या होता है। तो आओ देखो यहाँ पर विषम बीजाणुता या हेट्रोस्पोरी क्या चीज है। मोस्ट टेरिडोफाइट्स मतलब अत्यधिक टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस्ड ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, होमोस्पोरी।
क्या मतलब हुआ? जितने भी अधिकांश टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, एक प्रकार के स्पोर्स बनाते हैं। अरे भाई, जो स्पोर्स होते हैं ना, तो एक ही टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं। अब जहां पर एक सेम टाइप के स्पोर बन रहे हैं, उसको आपने क्या नाम दे दिया? उसको आपने कह दिया होमोस्पोरी। होमो का मतलब सेम सेम, सम, स्पोरी मतलब स्पोर्स, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दिया गया? समबीजाणुता। मतलब टेरिडोफाइट में समबीजाणुता होती है। अब समबीजाणुता के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जहां पर सेम टाइप के स्पोर्स मिलेंगे? जैसे आपका लाइकोपोडियम हो गया, ठीक है, जैसे आपका टेरेस हो गया। ये दो एग्जाम्पल हो गए जिसमें दोनों में क्या हो गया कि सेम टाइप के स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। लेकिन हेट्रोस्पोरी जो है, हेट्रोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्पोर्स। अगर कोई पौधे दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनाने लगे, ऐसे दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनाने लगे तब, और वो दोनों स्पोर्स साइज में डिफरेंट हो, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड साइज वाइज उनका संरचना भी अलग हो और उनका आकार भी अलग हो, तो ऐसी अवस्था को, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोस्पोरी कहते हैं, ठीक है। तो जहां पर माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर दो टाइप बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर जो छोटे आकार के, मेगास्पोर जो बड़े आकार के हो जाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई सारे टेरिडोफाइट सेम स्पोर बनाते हैं, होमोस्पोरस। कुछ टेरिडोफाइट बड़े और छोटे दो आकार के स्पोर्स बना सकते हैं। जो दो आकार के स्पोर्स बनाते हैं उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरी कहते हैं। छोटे स्पोर को माइक्रोस्पोर, बड़े स्पोर को मेगास्पोर कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हिंदी में अगर आप समझो कि विषम बीजाणु तो दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु, ठीक है, जो आकार और माप दोनों में अलग अलग होते हैं। एक होता है लघु बीजाणु जिसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और एक होता है दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु जिसको हम लोग मेगास्पोर कहते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर कहां डेवलप होते हैं और मेगास्पोर कहां डेवलप होते हैं, ये चीज देख लो। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर हमेशा मेल गैमेटोफाइट, मतलब जो मेल युग्मक होगा वहां बनेंगे, ठीक है, क्योंकि मेल हमेशा छोटा होता है तो माइक्रोस्पोर हमेशा छोटे वाले साइज में बनते हैं। एंड मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू, और मेगा मतलब बड़ा स्पोर, वो हमेशा फीमेल पर पास होगा। तो बेसिकली कहीं पर भी आप देखोगे गैमीट्स जो हैं वो फीमेल बड़े हैं और मेल के गैमीट्स छोटे होते हैं। तो लघु बीजाणु नर्म युग्मोद्भिद में विकसित होता है और गुरु या दीर्घ बीजाणु कहां? फीमेल में विकसित होता है। तो हेट्रोस्पोरी इज कंसीडर्ड एज अ की इवोल्यूशनरी स्टेप टुवर्ड्स द सीड हैबिट। अब जो हेट्रोस्पोरी है उससे हमें, मतलब इतना यार इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि हेट्रोस्पोरी में ऐसा क्या था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और बार बार यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हेट्रोस्पोरी का एक चीज ध्यान रखना भाई कि जहां हेट्रोस्पोरी होने लगी, जहां स्पोर छोटे बड़े होने लगे, वहीं से आगे चलकर बीजों का निर्माण होना लगा। मतलब अगर आप आज से बहुत साल पहले डिवोनियन पीरियड की तरफ अगर आप चले जाओ, बहुत पुराने समय में, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर पौधों में बीज नहीं होते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पौधे हम लोग देख रहे हैं वो वाले पौधे ही नहीं होते थे। तो फिर वहां पर बीज नहीं थे, तो बीज बनाने के लिए क्या हुआ? हेट्रोस्पोरी हुई कि पहले आकार चेंज हुआ, फिर बीज बने होंगे कहीं ना कहीं। तो इस वजह से विषम बीजाणुता या हेट्रोस्पोरी को बीज स्वभाव के, बीज के बनने का एक प्रमुख विकासवादी, मतलब एक प्रमुख डेवलपमेंट माना जाता है कि हेट्रोस्पोरी हुई उसके बाद बीज बनना दुनिया में स्टार्ट हुए। तो ये एक इवोल्यूशनरी स्टेप है टुवर्ड्स द सीड हैबिट। अब यहां पर एग्जांपल ध्यान रखो कि टेरिडोफाइट में कौन है जो सीड हैबिट या हेट्रोस्पोरी शो करता है। तो उसके लिए वन और ओनली आपका स्लेजिनेला, इसका नाम तो कतई रट्टा मार लेना, और साथ ही साथ मार्सिलिया में भी सीड हैबिट या हेट्रोस्पोरी वगैरह होती है। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स इंक्लूड स्लेजिनेला और मार्सिलिया, मतलब विषम बीजाणु वाले टेरिडोफाइट कौन कौन से हैं? एक स्लेजिनेला और मार्सिलिया, इनका नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। अब यहां पर अगला क्या है? सीड हैबिट। सीड हैबिट के अंदर क्या है कि बीजाणु जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? The seed habit is the development of an embryo within the protective seed coat. सीड हैबिट क्या है कि जैसे आपने जो बीज देखे हैं उस तरीके से बीज का निर्माण होना। तो आप भाषा को ध्यान रखो कि सीड हैबिट इज द डेवलपमेंट, सीड हैबिट एक विकास है, एक डेवलपमेंट है, ऑफ एन एम्ब्रियो, किसी भ्रूण का, विद इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, के वो सीड कोट के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है। जैसे आप अगर देखो, आपने बीज देखा होगा, तो बेसिकली जो बीज बनता है, जैसे सपोज करो ये अगर बीज है, तो इस बीज के ऊपर एक लेयर होंगी ना, और ये लेयर क्या कहलाती है? सीड कोट कहलाती है। चलो भाई अच्छे बच्चों,
जो बढ़िया वाले हैं कमेंट करके बताओ, सीड कोट में दो भाग होते हैं, पहले भाग को और दूसरे भाग को क्या नाम दिया जाता है, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब यहाँ सीड कोट के अंदर जो हमारा भ्रूण बनेगा, हमारा नहीं मतलब टेरिडोफाइट का जो यहाँ पर भ्रूण बनेगा, वो भ्रूण अगर ऐसे बीज के अंदर सीड कोट के अंदर बंद है तो इसको बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सीड हैबिट कहेंगे। ठीक है, तो सीड हैबिट बीज स्वभाव एक सुरक्षात्मक बीज आवरण के भीतर, ये बीज आवरण हो गया, इसके भीतर भ्रूण का विकास होता है जिससे एक उच्च प्रजाति के पौधे की निर्माण होता है, और यही इसकी विशेषता है हायर प्लांट्स की, कि हायर प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। स्टेप टुवर्ड सीड हैबिट सीन इन टेरिडोफाइट लाइक स्लेजिनेला, तो जो सीड हैबिट जैसी चीजें हैं वो किसमें देखने को मिलती हैं हम लोग को, स्लेजिनेला जैसे एग्जांपल्स में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हेट्रोस्पोरी जो है, ठीक है, वो आपकी दो टाइप के स्पोर्स का बनना है, तो यहाँ पर इसको आप टर्म्स को याद रखो, जो छोटे छोटे से शब्द हैं इनको आपको ध्यान रखना है। हेट्रोस्पोरी टू टाइप्स ऑफ स्पोर, मतलब दो प्रकार के स्पोर का निर्माण होना। रिटेंशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट विद इन द मेगा स्पोरेंजियम, मतलब ये कहाँ होता है, इसमें जो आप जनरली देखो कि जो फीमेल होती है वो बड़ी होगी और मेल क्या होगा, छोटा होगा। रिडक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, के जो मेल गेमेटोफाइट होंगे वो साइज में छोटे होंगे, फीमेल गेमेटोफाइट साइज में बड़े होंगे। नो रेस्टिंग स्टेज फॉर द एम्ब्रियो विद इन द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में भ्रूण के विश्राम के लिए, मतलब विश्राम की एक ऐसी अवस्था में चला जाए जहां पर उसको कुछ भी ना करना हो, ऐसा यहां पर कोई स्टेज नहीं होती। टेरिडोफाइट डू नॉट फॉर्म द ट्रू सीड्स, अब यहां पर इस चीज को एक क्लियर बात मान लो कि टेरिडोफाइट में बीज का स्वभाव आया था, टेरिडोफाइट बीज बना रहे हैं, लेकिन टेरिडोफाइट में अभी तक बीज नहीं देखने को मिले, ट्रू सीड जिनको हम कह सकें, बिकॉज द मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि जो मेगा स्पोरेंजियम है जहां पर फीमेल बनती है, जिसको आगे चलकर दूसरे पौधों में ओव्यूल कहते हैं, यहां पर लेकिन मेगा स्पोरेंजियम ही कहेंगे, लैक्स एन इंटेगुमेंट, उसके ऊपर एक कवरिंग नहीं होती, ठीक है, एंड द मेगा स्पोर इज नॉट ट्रूली रिटेन विद इन द पेरेंट स्पोरोफाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसी वजह से जो एम्ब्रियो है वो वहां पर पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। तो वही चीज पूरी हिंदी में ही बताई गई है कि टेरिडोफाइट के अंदर इंटेगुमेंट्स नहीं होते। इंटेगुमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे देखो ये ओव्यूल, अगर तुमने 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ी है तो आपने इस तरीके से ऐसे ओव्यूल्स पढ़े होंगे, और इस ओव्यूल में ये जो लास्ट पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स। तो यहाँ पर जब इंटेगुमेंट्स होंगे तो अंदर डेवलपमेंट होगा, और जब इंटेगुमेंट्स ही नहीं है तो अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये इंटेगुमेंट्स अब्सेंट होते हैं जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अगला टॉपिक आया हम लोग का स्टीलर इवोल्यूशन। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ ली, हम लोग ने टेरिडोफाइट्स पढ़ लिए, हम लोग ने टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, हम लोग ने राइनिया पढ़ लिया, और हम लोग ने सीड हैबिट हेट्रोस्पोरी पढ़ ली। तो अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का स्टीलर इवोल्यूशन, और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और बस ये हम लोग का पूरा फिनिश हो जाएगा, जिसमें स्टीलर सिस्टम में हम लोग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आओ चलो जरा शुरू करें। स्टील इज द, पहले तो स्टीलर सिस्टम में ये समझो कि स्टील होती क्या है, कभी हम लोग की पहले भी बात हो चुकी है थोड़ी देर पहले कि जो स्टील होती है वो वेस्कुलर बंडल से मिलकर बनती है। अब कोई कहेगा वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, तो हम लोग हिंदी में कहते हैं संवहन ऊतक। अगर आप कहो कि भाई हमें तो संवहन ऊतक भी नहीं पता, तो हम आपसे कहेंगे कि भाई जो पौधों के अंदर जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है, उनके अरेंजमेंट को, उनके ग्रुप को वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और उसी अरेंजमेंट को हम लोग स्टील कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टीलर सिस्टम का जो डेवलपमेंट दिया था वो एक साइंटिस्ट थे वॉन टीगम, शायद स्पेलिंग हो सकता है कुछ हमने गलत लिख दी हो, ठीक है, वॉन टीगम करके ही उनका कुछ नाम ऐसे करके ही था, ठीक है, बहुत पहले पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा मैं, लेकिन वॉन टीगम ही है। एक बार सर्च करके जरा कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, ठीक है, सर कमेंट बॉक्स में सर्च करके उनकी सही स्पेलिंग लिख रहे हैं, नाम तो याद है, वॉन टीगम, स्पेलिंग नहीं ध्यान आ रही है मैं, ठीक है, बहुत पहले कहीं पढ़ी थी। तो स्टील इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट और स्टेम कंटेनिंग वेस्कुलर टिश्यूज। स्टील क्या है, स्टील एक बीज का भाग है, जैसे कोई आप लकड़ी देखते हो पेड़ की, उसमें जो बीचों बीच का भाग होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम टिंग 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 ऊपर नीचे करता है, तो उस जाइलम फ्लोएम में चलने के लिए रूट स्टेम में जो मध्य भाग होगा वेस्कुलर सिस्टम में, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, स्टील कहेंगे, जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा। मतलब रंभ स्टील जड़े या तने का केंद्रीय भाग है जो संवहनी ऊतक जाइलम फ्लोएम के बने होते हैं।
इट ऑल्सो इंक्लूड, इनके अंदर पेरीसाइकिल तथा कभी कभी पिथ भी पाई जाती है। अब ये पेरीसाइकिल और पिथ क्या होते हैं, जब आप स्टेम को काटते हो तो उसके अंदर के कुछ टिश्यूज होते हैं, ठीक है, तो जिसमें पेरीसाइकिल और कभी कभी पिथ भी पाई जाती है। पेरीसाइकिल को हिंदी में परिभंग और पिथ को मज्जा कहते हैं। अब इतना मज्जा वज्जा ना कहना तुम। द वेरियस टाइप ऑफ स्टील रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स टू फॉर्म सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब हुआ क्या कि जो स्टील थी, जाहिर सी बात है टेरिडोफाइट से ये चीजें बनना स्टार्ट हुई, तभी टेरिडोफाइट का कॉमन नेम क्या है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, क्रिप्टोगेमिया ग्रुप है वेस्कुलर, क्योंकि उसके अंदर वेस्कुलर बंडल आ गया। तो अब जाहिर सी बात है जब पहली बार दुनिया में किसी पौधों के अंदर वेस्कुलर बंडल आए होंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिल्कुल एडवांस टाइप के आके होंगे, पहले तो बिल्कुल सिंपल आए होंगे, फिर सिंपल से धीरे 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 कॉम्प्लेक्स हुए होंगे। तो वेरियस टाइप के जो स्टील्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड को। इवोल्यूशनरी ट्रेंड मतलब जो विकास हुआ पौधों का, उस विकास को ये दिखाते हैं कि पहले सिंपल फिर जटिल की तरफ चीजें चेंज हुई। तो विभिन्न प्रकार के रम सरल से अधिक जटिल संरचनाओं की ओर विकासवादी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब उसको बताते हैं। तो अब हम लोग को यहां पर देखना है कि भाई कितने टाइप की स्टील्स आ चुकी हैं, कितने टाइप की स्टील्स होती है। तो यहां पर हम लोग को 3 टाइप की स्टील पढ़नी है। कौन कौन सी 3 टाइप की स्टील्स होती हैं पहले यहां पर समझ लो। पहले हम लोग को पढ़नी है जो सबसे सिंपल होगी, दैट इज कॉल्ड प्रोटो स्टील। फिर इसके बाद जो सेकेंड थोड़ी सी टफ होगी, थोड़ी सी और मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया, उसको कहेंगे स्फीनो स्टील। और फिर और ज्यादा जो जटिल हो गई संरचना उसको हम लोग कहेंगे डिक्टियो स्टील, ठीक है। तो यहां पर हम लोग 3 टाइप की स्टील देखेंगे। आपको ये ना कहना कि इनके नाम हिंदी में बताओ, मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सब इंग्लिश में वर्ड्स हैं, साइंटिफिक वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश नहीं है, ये लैटिन भाषा है। आप हिंदी में लिखोगे तो आपको प्रोटो स्टील ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और इससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इसको शुद्ध हिंदी में पढ़कर। तो अभी आप भाषा अपनी हिंदी रखो नो डाउट, लेकिन जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं उनको साइंटिफिक वर्ड्स की लैंग्वेज में ही बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटो स्टील है वो क्या होती है, जरा जल्दी से देखो, पहला वाला ये वाला। तो द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील, सबसे पुरानी स्टील जो सबसे पहले पौधों में आई होगी, राइनिया में भी यही वाली आपने पढ़ी थी अभी पीछे, कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉलिड कोर ऑफ जाइलम, जिसमें जाइलम की एक सॉलिड कोर होती है। जैसे अगर कोई लकड़ी हो मेरे पास अगर, ठीक है, जैसे सर जी डस्टर है क्या, नहीं है, देखो इधर, जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, अब इसके हम बीच में देखेंगे, बीच में ही तो जाइलम फ्लोएम होगा, तो हमने इसको ऐसे कट कर दिया और कट करके सपोज करो हम सामने से देख रहे हैं, तो हम जब सामने से देख रहे हैं तो हम आपको ऐसे करके ये सपोज करो ये कोई लकड़ी का गुट्टा काट कर आपको दिख रही है, तो इसमें क्या होगा कि बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में ये क्या हो गया, जाइलम, ठीक है। तो अभी देखो यही बात तो हम लोग को बताई गई कि कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉलिड कोर ऑफ जाइलम, जिसमें जाइलम बिल्कुल मध्य में ठोस कोर के रूप में होगा, सराउंडेड बाय फ्लोएम, और जिसके चारों तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा। सपोज करो ये चारों, सपोज करो ये चारों तरफ उसके क्या घूम रहा है, हरे कलर वाला फ्लोएम, ठीक है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटो स्टील। ये सबसे आदिम, सबसे प्रारंभिक प्रकार का ये स्टील है, जिसमें जाइलम एक ठोस कोर के रूप में होता है अंदर और फ्लोएम से घिरा रहता है, ठीक है। देयर इज नो सेंट्रल पिथ। पिथ क्या होती है, यहां अगर इसके जाइलम के अंदर बीच में कोई खोखला भाग हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पिथ कहेंगे। तो यहां पर पिथ जैसी कोई संरचना नहीं होती, ठीक है, मज्जा इसमें नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, लाइकोपोडियम की स्टेम में या ज्यादातर टेरिडोफाइट्स की जड़ों में आपको प्रोटो स्टील ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो मोस्टली पौधों में आपको प्रोटो स्टील ही मिलेगी। तो अभी इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखें, ये इसका नीचे ये इसके सारे डायग्राम्स भी आपके लिए लाए हैं, देखो जरा। तो ये डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, मतलब स्टील का डेवलपमेंट, ये पहला प्रोटो स्टील है, फिर ये सोफोनो स्टील है, फिर ये डिक्टियो स्टील है। और हर स्टील के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो यहाँ पर 2 दे रखे हैं, एक एम्फीक्राइबल है और दूसरा डिसेक्टेड है। एम्फीक्राइबल में अगर तुम ध्यान से देखोगे कि प्रोटो स्टील में, तो अब जल्दी से बताओ ये रेड वाला कौन होगा, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, बुद्धि लगाओ। अंदर वाला रेड वाला जाइलम, और ये बाहर वाला जो होगा किससे घिरा हुआ है, फ्लोएम से, ठीक है। यहीं पर अगर ऐसे करके कटिंग्स बनना स्टार्ट हो जाए तो डिसेक्टेड कहलाएगा, लेकिन कहलाएगा प्रोटो स्टील ही, ठीक है। आओ, तो अभी यहां पर हम लोग ने पहला प्रोटो स्टील पढ़ लिया, जिसका एग्जांपल आपने राइनिया और लाइकोपोडियम पढ़ा है। सेकंड आप यहां पर देखोगे दूसरा कौन सा है, सिफोनो स्टील, ठीक है। तो सिफोनो स्टील में क्या होता है, इवॉल्व फ्रॉम प्रोटो स्टील। वैसी बात है, विकास पीछे से ही होगा। तो
प्रोटोस्टील थी, प्रोटोस्टील ही चेंज किसमें हुई, सिफोनोस्टील में। तो कह रहे हैं कि प्रोटोस्टील से विकसित, ये कहां से विकसित है, प्रोटोस्टील से। विद अ सेंट्रल मेडुला एंड पिथ सराउंडेड बाय वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें एक सेंट्रल मेडुला, एक पिथ बीच की भाग हो जाएगा और उस पिथ में चारों तरफ क्या आपके संवहन ऊतक मतलब जाइलम फ्लोएम को घेरे रहेंगे। कैन बी डिफरेंशिएटेड टाइप डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ फ्लोएम एंड द प्रेजेंस ऑफ लीफ गैप्स। अब ये अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि फ्लोएम की स्थिति अगर बाहर की साइड में है या अंदर की साइड में है, ये यहां पर देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल सोलेनो स्टील में, डिक्टियो स्टील में, सॉरी जो इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे सोलेनो स्टील के वो आपके एक्यूसेटम रहेंगे। क्या रहेंगे, एक्यूसेटम। तो अभी यहां पर सोलेनो स्टील का आप स्ट्रक्चर देखो, ये रहा सोलेनो स्टील, ठीक है। देखो अभी क्या बताया गया हम लोग को कि सोलेनो स्टील में, जैसे डिक्टियो स्टील में क्या था कि सीधे सीधे जाइलम था और उसके ऊपर फ्लोएम था। यहां पर ये रेड वाला तो आपको पता ही है जाइलम चल रहा है, ये ग्रीन वाला फ्लोएम चल रहा है। बस हुआ क्या, जाइलम फ्लोएम के अंदर ये देखो ये खाली पोर्शन आ गया ना, तो इसी को क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं। तो इसके अंदर ये पिथ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे सोलेनो स्टील। अगला देखो, तीसरा जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील बिल्कुल स्पेशल टाइप का है, इसमें सारी चीजें अलग हैं। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सिफोनोस्टील। अब पहले प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील बदला सिफोनोस्टील में, सिफोनोस्टील किसमें बदला, डिक्टियोस्टील में। तो ये विशेष प्रकार का सिफोनोस्टील है, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेनी लार्ज ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। इसके अंदर बहुत से लीफ गैप्स की वजह से ओवरलैपिंग एक के ऊपर एक आने लगेगी, यदि आप डायग्राम में उसको देखोगे। तो एक विशेष प्रकार का सिफोनोस्टील होता है डिक्टियोस्टील, जिसमें विशेषता है कि बड़े बड़े परस्पर व्यापी पर्णखांच मतलब लीफ गैप्स वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। दिस ब्रेक द वेस्कुलर टिश्यू, जिसकी वजह से जो जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू है वो छोटे छोटे यूनिट में, छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में, ठीक है, कॉल्ड, जिनको हम लोग मेरी स्टील कहते हैं। तो इनके अंदर आपको मेरी स्टील छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे। ये संवहनी ऊतक छोटी छोटी इकाइयों में टूटा होता है, जिसे मेरी स्टील कहते हैं। देखिए यहां पर इस डायग्राम में आपको क्लियरली मेरी स्टील दिखेगा। सेम था, देखो सेम था जो यहां पर था वैसे ही यहां पर भी है, लेकिन बस फर्क किस चीज का है कि यहां पर जब लीफ गैप्स आई, कि भाई जब पत्तियां सपोज करो यहां से एक पत्ती निकली होगी, यहां से पत्ती निकली होगी, यहां से पत्ती निकली होगी, तो उसकी वजह से ये साइड जो हो गई वो कटने लगी, और वो कटते कटते इतनी कट गई ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, पूरा मतलब पूरा जाइलम फ्लोएम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और एक एक टुकड़े को आप क्या कह रहे हो, मेरी स्टील। किसकी स्टील, मेरी स्टील, नॉट तेरी, इट्स मेरी, ठीक है। तो अब यहां पर एक एक मेरी स्टील में आप देखो, अंदर रेड कलर का जाइलम और बाहर फ्लोएम। क्लियर। तो ये था भाई साहब इवोल्यूशनर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्टील, मतलब पूरा टाइप, पूरे स्टील के प्रकार। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, और इसके बाद हम लोग की यूनिट फिनिश। क्या क्या पढ़ेंगे यूनिट के अंदर, लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट का महत्व, टेरिडोफाइट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। देखो जरा जल्दी से, ब्लैक कर लो इसको। देखो भाई, अब टेरिडोफाइट का दुनिया में कहां कहां पर रोल है, कहां कहां पर यूज है, ठीक है, उसको ध्यान से समझो। तो पहला पॉइंट, टेरिडोफाइट एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल जानते हो, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है ऑर्नामेंटल, सजावटी, जिनको सजावट के लिए यूज करता हूं। मतलब उन कुछ पेड़ ऐसे नहीं होते जो हम लोग अपने घर में लगाते हैं, ठीक है, खूबसूरती के लिए, जैसे गुलाब लगाते हो आप, ठीक है, कहते नहीं वो तो हम प्रपोज करने के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन यार है तो सजावट, ऑर्नामेंटली। तो मैनी फर्न, बहुत से फर्न हैं, आर ग्रोन इन पॉट्स, जिनको गमलों में उगाया जाता है, गार्डन में लगाया जाता है, फॉर देयर ब्यूटीफुल ग्रीन फ्रॉन्ट्स, ठीक है, कि उनके अंदर खूबसूरत सुंदर सुंदर उनके संरचनाएं, पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो इस वजह से उनको क्या करते हैं हम लोग, उगाते हैं। तो पहला तो ये लाभ हो गया कि भाई गार्डन वार्डन में लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब सबके साथ एग्जांपल याद रखना, जैसे नेफ्रोलेपिस और एडियंटम, ज्यादातर नेफ्रोलेपिस और एडियंटम को आप यूज करोगे एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। दूसरा सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट, मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज मतलब चिकित्सा में। अब भाई जाहिर सी बात है, पेड़ ऊपर वाले ने बनाए तो कहीं ना कहीं उससे चिकित्सा, मतलब मेडिसिन, दवाइयां, औषधियां बन सकती होंगी। अब औषधियों में कौन कौन से पौधे यूज होते हैं, देखो यहां पर, द राइजोम एंड फ्रंट्स ऑफ ड्रायोप्टेरस, ये
टेरेस का ही जैसा एक पेड़ होता है, ड्राइव टेरेस, ठीक है। यील्ड एन एंटी-हेलमिंथिक ड्रग यूज टू एक्सपेल वॉर्म्स, इसका यूज किया जाता है, ड्राइव टेरेस जो होता है पौधा, इसके राइजोम और पत्तियों से कृमिनाशक, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, ठीक है, जो हेलमिंथ्स होते हैं, फाइलम आपने पढ़े होंगे जूलॉजी में, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्की हेलमिंथिस, उनकी दवाइयां बनाने के लिए, कीड़ों को बाहर निकालने के लिए, मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा लाइकोपोडियम, जिसको आप क्लब मॉस कह रहे हो अभी इतनी देर से पीछे पढ़ रहे हो, स्पोर्स ऑफ लाइकोपोडियम हैव बीन यूज्ड इन होम्योपैथी टू ट्रीट लिवर एलिमेंट्स, ठीक है। तो जितने भी लिवर की बीमारियां होती हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम के स्पोर्स से दवा बनती है, और वो लाइकोपोडियम के स्पोर्स होम्योपैथिक में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब जैव उर्वरक बनाने में, जैव उर्वरक बनाने में खाद के रूप में भी इनको हम लोग यूज करते हैं, जैसे द वाटर फर्न एजोला, इसका नाम ध्यान रखना, जो पानी के अंदर फर्न होता है एजोला बोलते हैं, हैज सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे एनाबिएना। तो एनाबिएना जो है बैक्टीरिया, उसका तो एक स्पीशीज ही है एनाबिएना एजोली। तो एनाबिएना एजोली जो है वो कहाँ पाया जाता है? एनाबिएना एजोली एजोला के अंदर पाया जाता है, और एजोला टेरिडोफाइट है, तो वहां पर वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में यूज किया जाता है। अगला देखिए, इट इज वाइडली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन राइस पैडीज टू इंक्रीज यील्ड, चावल में चावल की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए एजोला को यूज किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। इसके अलावा कहीं कहीं पर फूड के रूप में, भोजन के रूप में भी टेरिडोफाइट को यूज किया जाता है कि स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया, जो आपने नाम पढ़ा है मार्सिलिया, मार्सिलिया कौन से ग्रुप में है, जल्दी से बोलो, कौन से ग्रुप में है? टेरोप्सिडा में। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया आर यूज्ड बाय फूड बाय ट्राइबल पीपल, बहुत से जो आदिवासी लोग होते हैं वो मार्सिलिया के स्पोरोकार्प्स को खाते भी हैं। इसके अलावा सॉइल इरोजन कंट्रोल, मतलब अगर कहीं पर टेरिडोफाइट ग्रो करेंगे, टेरिडोफाइट कहीं पर लगेंगे, तो वहां पर मिट्टी में कटान नहीं होगा। द एक्सटेंसिव राइजोम सिस्टम, जो इनके राइजोम होते हैं वो अंदर मिट्टी के अंदर ऐसे चिपक जाते हैं, ऑफ मेनी फर्न्स हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, मतलब कई फर्न का व्यापक राइजोम मिट्टी के तंत्र को ऐसे पकड़ के चिपटा के बांधने में, जिसकी वजह से मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन, मिट्टी नहीं कटती। उसके अलावा स्कोरिंग एजेंट की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेम्स ऑफ एक्यूसेटम, एक्यूसेटम आपको पता है जिसको हॉर्सटेल बोलते हैं, हैव अ रफ सरफेस ड्यू टू सिलिका डिपॉजिट एंड हैव बीन यूज्ड इन स्क्रबिंग पॉट्स, ठीक है, पॉट्स को घिसने में, ठीक है, स्कोर करने में इसका यूज किया जाता है एक्यूसेटम वगैरह का। तो ये थे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, और इसी के साथ साथ ये यूनिट हम लोग की पूरी फिनिश हो गई। भाई साहब यूनिट फर्स्ट हम लोग ने कर ली बॉटनी की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, नहीं देखी हो तो देखो। अब ये हम लोग की यूनिट सेकंड हो गई, फिर आपको मिलेगी नेक्स्ट यूनिट थर्ड, किसकी? बॉटनी की। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट वाइज सारे सिलेबस को करेंगे। भाई देखो मेहनत लग रही है, वीडियो अप्रोक्स एक और की है, ठीक है, तो 1 घंटे में आपको पूरी एक यूनिट बेस्ट नोट्स के साथ में, ठीक है, खुद बोलना भाई, बेस्ट नोट्स, ठीक है, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश A to Z, और मेहनत करके आपको वो सारी चीजें समझा रहे हैं। तो प्लीज अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ताकि आपका जो पढ़ाई है वो एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से चलती रहे, और आप बढ़िया तरीके से कोई ना कोई एग्जाम्स को क्वालिफाई करो, ठीक है, बस एक यही अरमान है। और दूसरी चीज, आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो कि हम लोग ने मेहनत करी, वो आपके लिए यूजफुल है, या जितना भी इतनी देर से 1 घंटे से जो टेंटेम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए कोई भी थोड़ी बहुत फायदेमंद है, जो कि 101% आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, आपके जो भी क्लासमेट्स हों, जो आपके दोस्त हों, उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस आपको हम लोग को सपोर्ट करना है, ठीक है। चैनल को बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि बहुत ही कम टाइम में, मतलब अभी शायद 5-6 महीने हुए हम लोग को चैनल बनाए हुए, और 4K मतलब 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, ठीक है। बस इसी तरीके से थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से पंख दीजिए हम लोग के साथ में। ऑल द बेस्ट।